अपने पैरों को समेटे आयशा सोफे पर बैठी फोन स्क्रॉल कर रही थी। हर दूसरी रील में पहाड़, बारिश, बादल को देखकर उसके मुंह से बस वाह वाह ही निकल रहा था। मम्मी बस हो गया, इस बार मैं भी बारिश पहाड़ों पर मनाऊंगी। ये अचानक क्या हो गया तुझे? देखो ना, कोई महाबलेश्वर जा रहा है, कोई लोनावाला, कोई मसूरी, हर तरफ बादल ही बादल, बारिश ही बारिश। और ये देखो, इस कॉमेडियन ने सिर्फ छाता लेकर डांस किया है, 25 लाख लाइक्स। सोचो 25 लाख। अच्छा, तो तुम्हें बारिश देखने नहीं लाइक्स लेने जाना है, ऐसा बोलो। दोनों, कंटेंट भी बनेगा, फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे, मजा तो आएगा ही। ट्रैवल ब्लॉगर बनना खुद में गर्व की बात है। हॉल में चल रही इस डिस्कशन का हिस्सा बनने के लिए किचन से पूनम भी आ जाती है। अभी तक तो तू छत पर रील बनाकर खुद को ट्रैवल ब्लॉगर लिख रही थी, अब अचानक पहाड़ों पर क्यों जाना है? ओह भाभी, आप तो ऐसा मत कहो। अब ऑडियंस स्मार्ट हो गई है, छत देखकर पहचान लेती है। इतना खर्चा करके सिर्फ वीडियो बनाने जाएगी तू? इतना भी पैसा नहीं है हमारे पास। मम्मी, ये खर्चा नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। एक वीडियो वायरल हो गई ना, सब निकल आएगा। पहले पिछले महीने का इन्वेस्टमेंट तो बता। रिंग लाइट खरीदी थी, उसका क्या हुआ? वो उससे सिर्फ 312 व्यू आए थे। लोगों को नेचर देखना है पापा। ठीक है, फिर पहले घर में कुछ ऐसा वायरल करके दिखा दो, फिर पहाड़ भी भेज देंगे। वैसे तू जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, उसका क्या हुआ? मैंने तुझे वीडियो बनाने से नहीं रोका, इसका ये मतलब नहीं कि तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं दोगी बेटा। एक बार सेटल हो जाओ, फिर जहां घूमना हो घूम लेना। और किसी भी घर की तरह एक लंबे चौड़े डिस्कशन के बाद इस बात को हवा में उड़ा दिया जाता है। दिन तेजी से गुजर रहे थे। इस बात के बाद अब आयशा अपने घर वालों के सामने रील्स भी नहीं बना पा रही थी। जैसे कोई उसके कमरे में आता, वो किताबें खोलकर बैठ जाती। यह तो मामला काफी गर्म लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है, तो ये बाहर घूमने का प्लान त्याग दे बहना। जहां चाह वहां राह। सुन मेरा प्लान, घर पर बोल दूंगी कि एग्जाम के डेट आ गए और सेंटर बाहर पड़ा है। सिंपल। अच्छा, और अगर किसी ने एडमिट कार्ड मांगा तो? तेरी भाभी कोई गवार थोड़ी ना है, वो भी तो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही थी। एडिट कर दूंगी यार, 2 दिन का काम है, उससे ज्यादा कोई पूछेगा नहीं। मतलब ट्रेन में बैठेंगे, एग्जाम का कहकर और जाएंगे पहाड़ों पर, बारिश, रील्स, कंटेंट, मजे ही मजे। बस फिर क्या था। अपने झूठ के साथ आयशा अपनी मम्मी के पास पहुंच जाती है। मम्मी, मेरे ना एग्जाम का सेंटर बाहर आया है, एक दिन पहले निकलना पड़ेगा। अकेली जाएगी? भाभी को ले जा साथ। अरे कहा मम्मी, भाभी नहीं रहेगी तो खाना वाना कैसे होगा सबका। और कोचिंग की और लड़कियां भी है, सब साथ में रहेंगे, डोंट वरी। पहले भी तो गई है, आप फिक्र मत कीजिए, पढ़ाई का मामला है तो ध्यान से जाना बेटा। कभी कभी समझ में नहीं आता मैं होशियार हूँ या सब बुद्धू है। आयशा बड़ी खुश थी। बैग्स पैक थे। एक दिन बाद वो ट्रिप पर जाने वाली थी, पर ऐसे में आयशा से गलती हो जाती है। वो अपना फोन चार्जिंग पर ही छोड़कर मार्केट चली जाती है और इत्तेफाक उसी वक्त उसकी फ्रेंड उसे कॉल कर देती है और पूनम उठा लेती है। मैंने तो बैग्स पैक कर लिए। सुनना, मेरे लिए भी रेनकोट ले लेना, पहाड़ों पर बड़ी तेज बारिश होती है, और अपना कैमरा मत भूलना, बड़ा मजा आएगा। मजा तो सच में आएगा श्वेता। भाभी आप? 10 मिनट बाद। तो एग्जाम अब पहाड़ी पर होने लगा? इतना बड़ा झूठ, ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुझसे। मैं झूठ बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे पता था आप लोग अकेले भेजेंगे नहीं, और सभी के सामने प्रपोजल रखा तो आप सबने मजाक में उड़ा दिया। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। तभी पूनम कहती है, गलती तो है आयशा की, लेकिन एक बात और है, अगर इसे सच बोलने की हिम्मत नहीं हुई तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी इतना डर बना दिया ना कि इसे झूठ बोलना आसान लगा। बात में दम तो है पूनम के। और बस फिर क्या था, प्रीत अगली सुबह सोसाइटी की मीटिंग बुलवाती है। और क्या है ना, जब भी हम किसी ट्रिप से लौटते हैं तो सोसाइटी में कोई ना कोई दोस्त हमारा नाराज हो जाता है कि हमने जाने से पहले उन्हें बताया नहीं या उनके लिए कुछ लेकर नहीं आए। इसलिए हमने एक ट्रिप प्लान की है, तो हमने सोचा सबसे पहले इस बारे में हमारे सोसाइटी वालों को ही बता देते हैं। आप में से जिसे भी हमसे शिकायत थी वो हमारे साथ चल सकते हैं, वादियों का मजा लेने। अरे वाह प्रीति, वैसे भी बरसात में घर बैठे बैठे बोर हो गई हूँ मैं। कौन कौन तैयार है, हाथ उठाओ भाई। और 4 परिवार तैयार हो जाते हैं। मिनी बस बुक कर लेते ना, 4 परिवार चलेंगे तो खर्चा भी बढ़ जाएगा। तो मैं कोई पागल थोड़ी ना हूँ, इसीलिए तो ये बात सोसाइटी में रखी ताकि हमारा खर्चा बच सके। अब समझ में आया पूनम, मैंने इस बात को यहाँ क्यों रखा। हाँ जी, तो बस तय रहा,
इस बार मोबाइल में बारिश देखने की जगह सब मिलकर बारिश एंजॉय करने जाएंगे। मिनी बस सोसाइटी के गेट से निकल पड़ती है। बहुएं गाने गा रही हैं, जेंट्स लोग नाश्ते के डिब्बे संभाल रहे हैं और आयशा खिड़की से बाहर देखकर मुस्कुरा रही है। इस बार रील भी बनेगी और पूरा परिवार भी साथ होगा। यप्पी! पहले तो हम पड़ोसी थे, अब शादी भी हो गए विनोद। इस ट्रिप से दोस्ती हमारी और गहरी हो जाएगी। और इसी बहाने हमें सेकेंड हनीमून का मौका भी मिल गया। फिर तो हमें दूसरे होटल में रूम लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक ही होटल में सभी का रूम रहा तो हमारा हनीमून नहीं होने वाला। हंसते गाते नाचते कूदते मिनी बस पहाड़ों की सड़कों से होते हुए होटल तक पहुंचती है। होटल के कमरे का पेमेंट मैं दे देता हूँ, खाने का कोई और देख लेगा और घूमने का कोई और। इसी तरह खर्चा भी बढ़ जाएगा, फिर वापस लौट कर बांट लेंगे जो बांटना होगा। एक नंबर की बात कर दी आपने अंकल जी। रूम देख लेते हैं। कमरा लेने के बाद 1 घंटे सभी आराम करते हैं। उसके बाद एक एक कर सुशील का परिवार सभी के कमरे का दरवाजा खटखटाकर उन्हें बाहर बुलाता है। अरे भाई, बारिश का मजा लेने आए, कोई आराम करे थोड़ी ना। आराम तो घर पर भी कर सकते हैं। जब खर्चा लगाई है तो एंजॉय करो। टैक्सी करवा ली है मैंने, सब नीचे आ जाओ। चलो, किसी ने तो समझदारी दिखाई है अंकल जी। यहाँ पापा को आ रही थी नींद और मम्मी अपना घुटना लेकर बैठी हुई थी। अब अगर रील बनाने आए तो हर चीज की रील बनेगी ना। टैक्सी में बैठकर सभी घूमने निकल पड़ते हैं। इसके आगे टैक्सी नहीं जा पाएगी सर, यहाँ से पैदल रास्ता तय कीजिए। आगे पहाड़ों पर आप आए हैं और ट्रैकिंग नहीं की तो फिर क्या फायदा। ट्रैकिंग का तो हमने सोचा ही नहीं था, हम तो सिर्फ पहाड़ पर बारिश को देखने आए थे। आगे झरना भी है, बारिश भी है और बादल भी है। बस हाथ आगे कीजिएगा तो बादल हाथों में आ जाएगा। जाकर नजारा तो देखिए। बारिश का मौसम हो रखा है, ऐसे बारिश में हम बाहर निकले और जोर से बारिश हो गई तो सबकी तबीयत खराब हो जाएगी। यहाँ से घर जाकर सभी को अपना अपना काम करना है, ना कि बिस्तर पर पड़ जाना है। तो सामने देखो मम्मी, स्टोर्स तो है यहाँ। कुछ कुछ दूर पर खाने के स्टॉल और रेनकोट, शूज, ट्रैकिंग स्टिक, हर चीज के स्टोर्स है। मैं जाकर ना सभी के लिए रेनकोट और बाकी चीजें ले लेती हूँ। ज्यादा ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है। मनोहर भाई साहब है ना, वो भी तो जरा जेब से पैसे निकाले। जब से आए हैं एक फूटी कौड़ी नहीं निकाली उनसे। हमने मिनी बस कर दिया, अब इससे ऊपर का खर्चा हम नहीं करने वाले। तो फोन करके उन्हें बता दे क्या कैसे करना है। अपने जाकर पैसे मत देना, समझी। चारों परिवार हंसते मुस्कुराते ट्रैकिंग करते हुए आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं। उफ, आखिर पहुंच ही गए। अब समझ में आया लोग ट्रैकिंग के पीछे इतना पागल क्यों है। यार, ये नजारा तो फोटो से भी ज्यादा खूबसूरत है। अरे पहले फोटो खींचो आयशा, बाद में नजारा देख लेना। तुम्हारे रील के पीछे बहुत दिमाग लगाया तुम्हारी माँ ने। क्या कहा भाई साहब? आयशा की रील के पीछे क्या दिमाग लगाया है भाभी ने? मैं समझी नहीं। अरे समझने वाली बात भी नहीं है, ये कुछ भी बोलते हैं। आप लोग एंजॉय करिए। रेनकोट पहने सभी हल्की बारिश का मजा ले रहे थे। कोई इधर उधर दौड़ रहा था, कोई सेल्फी ले रहा था, कोई वीडियो बनाने में मगन था। गर्मा गर्म मैगी, चाय, कॉफी। मैगी मैगी, इधर इधर हमारे लिए। सब पत्थरों पर बैठकर मैगी खाते हैं। कोई दूसरे की प्लेट से भी चख रहा था। माहौल बिल्कुल दोस्ताना था। देखो, घर में तो डाइट साइड करते रहते हो, यहाँ तीसरी बार मैगी ले रहे हो। अरे पहाड़ पर कैलोरी नहीं गिनी जाती मैडम। तभी अचानक पूरे इलाके में लाउड स्पीकर की तेज आवाज गूंजती है। सभी पर्यटकों से अनुरोध है, कृपया ध्यान दें। कुछ देर पहले भारी भूस्खलन होने के कारण नीचे जाने वाले मुख्य रास्ते पर एक विशाल चट्टान गिर गई है। सुरक्षा कारणों से आज कोई भी पर्यटक नीचे नहीं जा सकेगा। कृपया घबराएं नहीं। रात रुकने की व्यवस्था की जा रही है। सभी परिवार अपने अपने निर्धारित हट में चले जाएं। आगे की सूचना सुबह दी जाएगी। एक ही पल में सबके चेहरे उतर जाते हैं। क्या मतलब आज वापस नहीं जाएंगे? पहाड़ के ऊपर रात को कितनी ठंड होगी और अंधेरा भी। मैं यहाँ नहीं रुकने वाली। वरुण, कुछ करो। अरे ऑफिस में तो मैंने सिर्फ 2 दिन की छुट्टी ली है। ये लोग सुबह का कह रहे हैं, पता नहीं कितनी देर लगेगी। मतलब कि ट्रिप क्या 3 दिनों की हो जाएगी? पर मैंने तो सिर्फ 2 दिन के कपड़े डाले थे। ऐसे हालातों में हड़बड़ाने से नहीं होगा कुछ भी। बस एक रात की बात है, सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी कर्मचारी वहां आता है। माफ कीजिए, मौसम खराब होने की वजह से हट कम पड़ गया है, इसलिए 2 नहीं 4 परिवारों को एक बड़ा हट शेयर करना पड़ेगा। थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। क्या क्या? और एक ही हट में चारों परिवार को आज का पूरा वक्त गुजारना था। बहू एक तरफ बैठी हुई थी, एक तरफ सास ससुर की टोली।
और बेटे एक तरफ। चाय व्याय की व्यवस्था है कि नहीं बहू? वो कर्मचारी कह रहा था कि हर हट में चाय नाश्ते की व्यवस्था की है। हाँ, अभी वहां कुछ पहुंचा कर तो गए, मैं देखती हूँ। प्रिया एक तरफ जाती है और इंडक्शन में पानी गर्म करके सभी के लिए चाय बनाती है। इतने सारे लोगों के लिए चाय बनाना पड़ रहा है, शर्म नहीं है जरा रूबी और पूनम को कि जरा हाथ लगा दे? उनके घर वालों के लिए भी तो चाय बन रहा है, और चाय बनेगा तो वो भी ले लेंगे झट से। प्रिया चाय बनाकर छोटे छोटे पेपर कप में सभी को पकड़ाती है। हमें तो चाय मिली ही नहीं, इतना ही दूध था अंकल जी, चाय खत्म हो गई। एक काम कर पूनम, तू मेरे लिए नींबू की चाय बना दे, या काली चाय भी चलेगा, और साथ में कुछ खाने के लिए हो तो देख ले। पूनम अपनी चाय पूरी पीने के बाद चीजों को चेक करती है। वहां थोड़े बहुत स्नैक्स थे और मैगी का बड़ा वाला पैकेट भी। वो 4 लोगों के हिसाब से मैगी बना देती है और अपने ससुर जी के लिए काली चाय। आओ प्रेम, आयशा तुम भी खा लो, काफी देर से तुमने भी कुछ नहीं खाया है। और पूनम का परिवार मिलकर उस मैगी को खाना शुरू कर देता है, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग भड़क जाते हैं। ये क्या तरीका है पूनम? जब पता है हम सबको एक साथ मैनेज करना है, तो तुमने सिर्फ 4 लोगों के हिसाब से मैगी क्यों बनाई? तो मैंने किसी का हाथ थोड़ी ना पकड़ा है। रूबी, तुम भी जाकर अपने घर वालों के लिए मैगी बना लो। फिर गवार तो मैं यहाँ बैठी हूँ, जो मैंने सभी के लिए मेहनत करके चाय बनाई, बनानी नहीं चाहिए थी। हाँ, ना बराबर ही तो बनाई है चाय आपने, जो होठों को भी ना लगे, और पापा को तो मिली भी नहीं। आप तो कुछ ना बोले ना तो अच्छा होगा भाभी। बस इसी बात पर जो लोग अभी तक एक परिवार की तरह रह रहे थे, उनके बीच कलेश मच जाता है। रात के 9 बजे प्रेम बाहर से आता है। बाहर बात की है मैंने, 4 कटोरी सब्जी और सभी के हिसाब से 2-2 रोटी, बस इतना ही मिलेगा। मैं जाकर बात करके आता हूँ, 2 रोटी में कोई कैसे रहेगा? एक तो ये सरकार हमारी मदद कर रही है, और उसमें भी हम जिद करने लगे कि 2 रोटी में कैसे होगा, एक रात की तो बात है। ये लो, बोले राजाधिराज, तुम सुशील को क्यों रोक रहे हो विनोद? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे बेटे ने बाहर जाकर सेटिंग कर ली है और हम सबके हिस्से की रोटियां तुम्हारा परिवार खाने वाला है? तुमसे ऐसी बात की उम्मीद थी मुझे। जब से आए हैं एक फूटी कौड़ी तुम्हारे जेब से निकली नहीं। बस मैंने किया और होटल का सुशील ने। रो रो कर रेनकोट के पैसे निकाले तुमने, और ऐसा रोया कि देख लो कहाँ फंसे हुए हम। अपने पापा जी को समझा लो पुनः। मैं यहाँ बड़ों की इंसल्ट नहीं करना चाहती, पर अगर अंकल नहीं रुके ना तो मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाएगा जो उनके कान बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। क्या बोली तू? हाँ, तेरी ऐसी की तैसी ऐसा लाफा मारूंगी ना कि झोपड़ी से निकलकर पास वाली झोपड़ी में पड़ी हुई मिलेगी तू। मेरी बीवी के साथ बदतमीजी की तुमने, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इस झोपड़ी में तुझे मैं रहने दूंगा तब तो। सभी एक दूसरे पर कुत्ते बिल्लियों की तरह टूट पड़ते हैं। कोई किसी से बहस कर रहा था, कोई हाथापाई। चारों परिवार एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए थे, और आधे घंटे की इस लंबी लड़ाई के बाद ये होता है कि बाहर की सारी रोटियां खत्म हो जाती है। ये लो और करो झगड़ा। प्रेम ने कितने अच्छे से पता कर लिया था कि सभी को 2-2 रोटी मिलेगी। उस वक्त चुपचाप 2 रोटी सब खा लेते तो ये तमाशा नहीं होता। हम लोग गए रहे तो हमारे हिस्से की रोटी किसी और झुपड़ी वाले को मिल गई। किस झोपड़ी वाले ने मेरे हिस्से का खाना खाया है? मैं उसकी झोपड़ी तोड़ दूंगी। बड़ी गलती कर दी बारिश में पहाड़ों पर आकर। किसका आइडिया था ये? बहुत बुरे फंसे हैं हम, बहुत बुरे। प्रीत अपनी नजरें चुराने लगती है, क्योंकि सभी के बीच पैसे बचाने के लिए ये आइडिया उसी ने तो रखा था। सभी मिलकर प्रीत को देखने लगते हैं और वो सीधा नजरें झुकाकर अपने हट के अंदर चली जाती है। आखिर भूखे पेट ही सभी को जमीन पर बिछे बिछाने पर जाना पड़ता है। किसको ना, यहाँ जगह ही नहीं है हो रही है मेरे लिए। मैं कैसे खिसकूं? बगल में पापा है मेरे। मम्मी, पेट में बड़ी गुड़गुड़ हो रही है। रात भर की बात है बेटा, सब ठीक हो जाएगा। देख अब कहाँ बारिश हो रही है, नहीं हो रही ना। नीचे लोग लगे हुए हैं, चट्टान रात भर में हट जाएगी और देखना हम कल वापस नीचे भी आ जाएंगे। धीरे धीरे सभी की आंख लगनी शुरू होती है, और 12 बजे जैसे ही कांटा 1 पर आता है, टेम्परेचर धड़ से गिर जाता है और सभी ठंड के मारे कांपने लगते हैं। बहुत ठंडी लग रही है यार, बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा कंबल खींचो। मैं तो चुपचाप से सो रहा हूँ, मुझे सोने दो। मुझे ऐसे भी ठंड कम ही लगती है। भैया, जब आपको ठंड कम लगती है तो अपनी कंबल इन्हें दे दीजिए ना। शेयर करने में बुराई थोड़ी ना है। आप लोगों के कारण ही आज मुझे खाना नहीं मिला है। क्यों दो अपना कंबल? बोलो पूनम, सही कह रहा हूँ ना? पूनम बिल्कुल चुप हो जाती है। उसके आसपास सभी लोग ठंड से ठिठुर रहे थे। देखा जाए तो गलती किसी की भी नहीं है।
और है तो फिर सबकी है। और इस तरह ऐसे हालातों में लड़ना सही नहीं है, हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। पूनम की बात सुनकर सभी का ध्यान उसकी ओर जाता है। आयशा को पहाड़ों पर जाना था, मम्मी को पैसे बचाने थे, सोसाइटी वालों को बारिश में बाहर घूमना था और सभी को इस ट्रिप में फायदा दिख रहा था। पैसे जो बच जाते तो किसी एक को ब्लेम करना सही नहीं है। अभी तो सिर्फ 1 बजे है, जैसे जैसे रात बढ़ती जाएगी ठंड और भी बढ़ेगी और फिर 2 क्या 3 कंबल भी हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। हम 3-4 औरतें बाहर जाकर लकड़ियां लेकर आती हैं और बाकी लोग आग जलाने की कोशिश करें। आग के चारों ओर घूमकर बैठेंगे तो हमें ठंड कम लगेगी और जंगली जानवर का खतरा भी नहीं रहेगा। सभी मुस्कुरा उठते हैं। अभी तक जो फैमिली एक दूसरे से लड़ रही थी वही दूसरे की मदद में लग जाती है। कोई लकड़ी काटने का काम कर रहा था, कोई लकड़ी जलाने का। रोटी तो नहीं है, पर एक कर्मचारी ने मुझे आटा दिया है, इसी आग में रोटियां बना लेते हैं। रोटी और चाय कैसे रहेगी? आग के चारों ओर बैठे सभी लोग पराठे के साथ चाय का मजा लेते हैं और सुबह होते ही सब कुछ ठीक हो जाता है। मिनी बस में पहले से भी एक दूसरे के लिए ज्यादा प्यार लेकर सभी वापस लौट आते हैं। पूरी ट्रिप का ब्लॉग बनाया था मम्मी, वायरल हो गया, वायरल। 4-4 ट्रिप के पैसे आ जाएंगे अब पहाड़ों की, बल्ले बल्ले। अरे यार, ये तीसरी शेरवानी भी दिखा दी, कुछ भी पसंद नहीं आ रहा। सर, ये वाली आजकल सबसे ज्यादा चल रही है, शादी के लिए एकदम परफेक्ट है। सचिन, मुझे तो यही अच्छी लग रही है, ले ले बेटा। नहीं माँ, इसमें मजा नहीं आ रहा। तो फिर ये क्रीम कलर वाली देख लीजिए। नहीं। अच्छा, ये गोल्डन वाली, ये तो बिल्कुल नहीं। बेटा कब से देख रहा है, कुछ तो पसंद कर। माँ, पसंद ही नहीं आ रही तो क्या करूं। उसी समय ईशा अंदर आती है। क्या हुआ, अभी तक एक शेरवानी भी फाइनल नहीं हुई? बस तेरे भाई को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है, तू ही देख ले। दीदी तुम्हें बता दो, अब मैं थक गया हूँ। ये सब हटाइए। जी मैडम। ऊपर में जो रैक में जो बॉटल ग्रीन रंग की शेरवानी रखी है वो दिखाइए। जी अभी लाया। दुकानदार शेरवानी निकाल कर देता है। सचिन, इसे पहन कर आ। अभी? हाँ अभी। सचिन ट्रायल रूम में जाता है, थोड़ी देर बाद बाहर आता है। अरे वाह सर, आप तो बिल्कुल दूल्हे लग रहे हैं। दीदी यही चाहिए मुझे। पक्का? बिल्कुल पक्का। देखा, मैं कब से समझा रही थी लेकिन इसको सुननी ही नहीं थी। ईशा ने 1 मिनट में फैसला करा दिया। मैडम, आपकी पसंद सच में बहुत अच्छी है। मेरी शादी है लेकिन पसंद हमेशा दीदी ही करती है। बचपन से ऐसा ही है, ये जो कह देती है सचिन वही मानता है, क्योंकि दीदी कभी गलत सलाह देती ही नहीं। तो फिर यही पैक कर देता हूँ। हाँ, यही पैक कर दीजिए। और सुनिए, इसके साथ मैचिंग साफा भी निकालिए, मेरी बेटी देख लेगी कौन सा अच्छा रहेगा। जी मैडम। दुकानदार कई साफे निकाल कर रख देता है। ये लाल वाला, ये मैरून वाला और ये ऑफ वाइट। मुझे तो लाल अच्छा लग रहा है। मुझे तो कोई भी चल जाएगा। नहीं, ये मैरून वाला रखिए, शेरवानी के साथ यही अच्छा लगेगा। हाँ, यही बढ़िया है। बस फिर यही ले लो, ईशा ने कह दिया तो ठीक ही होगा। मैडम, आपकी नजर कमाल की है। दीदी, अब जूते भी तुम ही पसंद कर लेना। तुम्हारी शादी है या मेरी? शादी मेरी है लेकिन फैसला तुम्हारा ही चलता है। बिल्कुल सही कहा इसने, हमारे घर में शादी की कोई भी तैयारी ईशा की राय के बिना पूरी नहीं होती। माँ, सच बताऊं, अगर दीदी ना आती तो मैं आज यहीं बैठा रहता। इसलिए तो मैंने सुबह से इसे फोन पर फोन किए थे, मुझे पता था ये आएगी तो आधे घंटे में सारे काम निपटा देगी। अच्छा, अब ज्यादा तारीफ मत करो, अभी कपड़े, जूते, घड़ी, सेहरा सब बाकी है। कोई टेंशन नहीं, मेरी दीदी साथ है ना। सच कहूं, इस घर में आज भी आखिरी फैसला ईशा का ही माना जाता है। हम सबको इसकी पसंद पर पूरा भरोसा है और रहेगा भी। दीदी जो कह दे हमारे लिए वही फाइनल होता है। बात तो सही है। ईशा, सचिन और सपना बाकी की शॉपिंग करते हैं। वक्त गुजरता है और ईशा के भाई सचिन की शादी नैन्सी से हो जाती है। नैन्सी को अपने ससुराल आए 15 दिन बीत चुके थे। ईशा अभी भी अपने मायके में ही थी। एक दिन नैन्सी ईशा के पास आती है। दीदी, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। बुरा मत मानिएगा, पहले बात तो बोलो। आप यहीं रहेंगी क्या? मतलब? शादी को 15 दिन हो गए, मैंने देखा आप अभी तक अपने ससुराल गई ही नहीं। तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, वहां भी सब आपका इंतजार करते होंगे ना। तुम्हें मेरी इतनी चिंता कब से होने लगी? चिंता की बात नहीं है दीदी, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि बेटी शादी के बाद मायके आती है लेकिन हमेशा तो यही नहीं रहती। अच्छा, अभी आई हो इस घर में और मुझे समझाने लगी। मैं समझा नहीं रही, बस बात कर रही हूँ। तुम्हें पता भी है मैं इस घर में कैसी हूँ? मुझे इतना पता है कि आप इस घर की बेटी हैं, लेकिन अब किसी और घर की बहू भी हैं। ये सब मुझे मत सिखाओ।
मैं सिखा नहीं रही, बस कह रही हूँ कि वहाँ भी आपकी जिम्मेदारी है। 1 मिनट, अभी बताती हूँ। ईशा ऊंची आवाज में पुकारती है। माँ, जरा इधर आइए। क्या हुआ, इतनी जोर से क्यों बुला रही है? क्या हुआ, इतनी जोर से क्यों बुला रही है? माँ, सुनिए अपनी नई बहू की बातें। क्या हुआ नैन्सी? मम्मी जी, मैंने तो बस इतना कहा कि दीदी को अब अपने ससुराल चले जाना चाहिए, वहां भी सब लोग होंगे ना। देखा कैसे मुझे घर भेजने की बात कर रही है। इसमें घर से भेजने वाली कौन सी बात है? माँ, आपको इसकी बात सही लग रही है? हाँ, मुझे तो सही लग रही है। क्या? बेटा, शादी के बाद लड़की का अपना घर उसका ससुराल भी होता है, वहां भी लोग इंतजार करते होंगे। माँ, आप भी? इसमें आप भी क्या है? नैन्सी ने गलत क्या कहा? पहले तो आप ही कहती थी जितने दिन रहना है रहो। तब बात अलग थी, शादी का माहौल था, काम भी बहुत था। मैंने भी यही सोचा था कि शादी की वजह से रुकी होंगी, और अब शादी भी हो गई, मेहमान भी चले गए, अब बेटा अपने घर भी जाना चाहिए। माँ, आपको मेरी कोई परवाह नहीं है? परवाह है तभी तो कह रही हूँ, बेटी का सम्मान तभी रहता है जब वो दोनों घरों का ध्यान रखे। लेकिन आपने कभी मुझसे इस तरह बात नहीं की, क्योंकि कभी जरूरत नहीं पड़ी, आज जरूरत लगी तो कह दिया। और आप इसकी तरफदारी कर रही हैं? मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही, जो सही है वही बोल रही हूँ। माँ, आज पहली बार मुझे लग रहा है कि इस घर में मेरी बात से ज्यादा किसी और की बात सुनी जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं माँ, आज मुझे साफ समझ आ गया। ईशा, बात को बेवजह मत बढ़ा। मैं ही हर बात बढ़ाती हूँ ना। पहले तो आपको ऐसा नहीं लगता था, नैन्सी के आने के बाद आपको अचानक ऐसा लगने लगा। आप बदल गई हैं माँ, आप बदल गई हैं। ईशा रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। ईशा लगातार अपनी माँ की बात सोच सोच के रोती रहती है। आखिर ऐसा कैसे हो गया? भाभी को आए अभी कितने ही दिन हुए हैं, और माँ ने मेरी जगह उसकी बात मान ली। पहले तो मेरी हर बात पर पूरा घर चल जाता था, माँ तो बिना मुझसे पूछे कोई फैसला भी नहीं करती थी, और आज मेरी बात सुनने के बजाय उसी का साथ दे दिया। क्या सच में मैं इस घर में पहले जैसी नहीं रही? क्या शादी के बाद बेटी की जगह धीरे धीरे कम हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन माँ ने आज एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे कैसा लगेगा। पहले अगर कोई मेरे खिलाफ एक शब्द बोल देता था तो माँ सबसे पहले मेरी तरफ खड़ी होती थी। आज वही माँ कह रही थी कि नैन्सी सही है। उधर मेरी सासू माँ, वो तो हमेशा मुझे रोकती थी, हर बार कहती थी कि थोड़ा हमारे साथ भी समय बिताया करो, लेकिन मैंने कभी उनकी बात की कीमत ही नहीं समझी। ईशा, सुनो बेटा। हाँ बोलिए। कल सुबह मेरे घुटनों के डॉक्टर के पास मुझे जाना है, पिछले महीने से अपॉइंटमेंट मिली हुई है। अच्छा, आकाश ऑफिस जाएगा, अगर तुम साथ चल दोगी तो मुझे भी सहारा मिल जाएगा और दवा भी आराम से समझ में आ जाएगा। नहीं मम्मी जी, मैं नहीं जा पाऊंगी। क्यों बेटा? क्योंकि मैं कल सुबह मायके जा रही हूँ। लेकिन बेटा, 2 दिन बाद चली जाना, डॉक्टर की तारीख बदलना आसान नहीं होता। मैंने पहले ही माँ से बोल दिया है कि मैं आ रही हूँ। 1 दिन रुक जाओ ना, फिर आराम से चली जाना। मम्मी जी, मायके जाने के लिए भी क्या अब इजाजत लेनी पड़ेगी? मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस अपनी मजबूरी बता रही हूँ। आपकी मजबूरी हर बार मेरे ऊपर क्यों आ जाती है? बेटा, मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे भी अपने मायके जाना है, वहां भी लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं अकेली जाऊंगी तो परेशानी होगी, तो किसी पड़ोसी को ले जाइए या आकाश से छुट्टी लेने को कह दीजिए। आकाश की छुट्टी मुमकिन नहीं है, तो मैं क्या करूं? तुम 1 दिन रुक जाओ, बस इतना कह रही हूँ। नहीं रुक सकती। बेटा, मेरी बात एक बार। मम्मी जी, मैंने एक बार कह दिया ना, मुझे देर हो रही है, मुझे सामान भी पैक करना है। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। उस दिन मम्मी जी सिर्फ मेरा साथ चाहती थी, लेकिन मैंने उनकी बात सुनने की भी कोशिश नहीं की। आज जब माँ ने मेरी बात नहीं मानी, तब जाकर समझ आ रहा है कि किसी अपने को यूं नजरअंदाज करना कितना चुभता है। मैंने सिर्फ एक बार नहीं, मैंने मम्मी जी का दिल कई बार दुखाया है। उस समय मुझे लगता था कि मेरे मायके से बढ़कर कोई नहीं। मुझे लगता था कि जो भी अच्छा है बस मेरे मायके में ही है, और उसी घमंड में मैंने कितनी बातें कह दी जिनका जवाब भी मम्मी जी ने कभी नहीं दिया। ईशा, जरा इधर आना बेटा। जी। देखो, आज बाजार गई थी, तुम्हारे लिए एक साड़ी लाई हूँ। मेरे लिए? हाँ, कल मंदिर में पूजा है ना, सोचा नई साड़ी पहन लेगी। ईशा पैकेट खोलती है। ये साड़ी लाई हैं आप? हाँ बेटा, मुझे बहुत पसंद आई इसलिए ले आई। मम्मी जी, सच बताऊं? हाँ बोलो। ये बहुत सस्ती लग रही है। बेटा, मुझे तो अच्छी लगी, आपको अच्छी लग गई होगी, लेकिन मैं ऐसी साड़ी नहीं पहनती। अगर रंग पसंद नहीं आया तो बदल लाते हैं। बात रंग की नहीं है, फिर बात पसंद की है। मैंने तो प्यार से। मम्मी जी,
मेरी माँ मुझे इससे कई गुना अच्छी साड़ियाँ दिलाती हैं। उनके लाए हुए कपड़े देखकर अलग ही बात होती है। वो कभी ऐसी साड़ी लेकर नहीं आती। मैंने सोचा तुम्हें पसंद आएगी। अगली बार रहने दीजिएगा, पैसे भी बचेंगे और मुझे मना भी नहीं करना पड़ेगा। अगर तुम्हें इतनी ही खराब लगी है तो कोई बात नहीं बेटा, आप इसे किसी और को दे दीजिए। ठीक है। उस दिन मैंने साड़ी को नहीं, मम्मी जी के प्यार को ठुकरा दिया था। वो मुझे अपनी बेटी समझकर लाई थी और मैंने उनकी तुलना अपनी माँ से कर दी, जिन्होंने अब मेरी जगह किसी और को दे दी। अब मुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं। अब मुझे अपने घर, अपने ससुराल जाना होगा। ईशा अगले ही दिन बिना किसी को बताए अपने ससुराल आ जाती है। ईशा की सास बाहर ही पौधों में पानी डाल रही होती है। मम्मी जी। अरे ईशा, आ गई बेटा। जी। अचानक फोन भी नहीं किया, सोचा इस पर बिना बताए ही आ जाऊं। अच्छा किया। आओ बैठो। रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं। खाना खाया? नहीं, अभी नहीं। पहले हाथ मुंह धो लो, मैं अभी गरम गरम खाना लगा देती हूँ। मम्मी जी, पहले मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बेटा, बोलो। आपको याद है कुछ महीने पहले आप मेरे लिए एक साड़ी लाई थी? हाँ याद है। वो साड़ी कहाँ है? क्यों? मुझे चाहिए। लेकिन तुम्हें तो वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। तब नहीं थी। अब मुझे वही साड़ी चाहिए। मैंने तो सोचा था तुम कभी उसका नाम भी नहीं लोगी। मम्मी जी, अगर आपने उसे संभाल कर रखा है तो एक बार दिखा दीजिए। रुको, मैं लेकर आती हूँ। नीलिमा कमरे में जाती है। थोड़ी देर बाद अलमारी से एक पैकेट निकाल कर लाती है। मैंने फेंकी नहीं थी। आपने संभाल कर रखी? पता नहीं क्यों, लेकिन लगा था कि कभी ना कभी शायद तुम्हें इसकी याद आए। आपने तो इसे बिल्कुल नए जैसा संभाल कर रखा है, क्योंकि मैंने इसे तुम्हारे लिए खरीदा था। मम्मी जी, क्या हुआ? उस दिन मैंने सिर्फ इस साड़ी का नहीं, आपका भी बहुत अपमान किया था। बेटा, पुरानी बातों को छोड़ दो। नहीं, अगर मैं आज भी चुप रही तो शायद खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आपने कितने प्यार से कहा था कि पूजा में पहन लेना, और मैंने आपकी बात का मजाक बना दिया। मैंने कहा था कि मेरी माँ इससे अच्छी साड़ियाँ लाती है। मैं बहुत गलत थी। मैंने आपकी भावना नहीं देखी, सिर्फ साड़ी की कीमत देखी। आज समझ आया है कि किसी अपने के दिए हुए तोहफे की कीमत रुपए से नहीं, उसके प्यार से होती है। बेटा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती की है। उससे भी बड़ी बात यह है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। क्या आप सच में मुझे माफ कर देंगी? अगर अपनी बेटी से नाराजगी हमेशा रखूंगी तो फिर माँ कहलाने का हक कैसे होगा? मम्मी जी, आप सच में कितनी अच्छी हैं। ईशा को अपने किए पर बहुत पछतावा था। रात का वक्त होता है। ईशा किचन में जाती है। मम्मी जी, आप बैठिए। क्यों, क्या हुआ? आज रसोई मैं संभालूंगी। अकेले? जी बिल्कुल अकेले। लेकिन इतना सारा काम है। मुझे पता है, मैं मदद कर देती हूँ। नहीं मम्मी जी, आज आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। आप बस आराम कीजिए। नीलिमा बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद पूरे घर में तरह तरह के खाने की खुशबू फैलने लगती है। मम्मी, आज घर में इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? रसोई से ही आ रही है। आपने क्या पकाया है? मैंने नहीं। फिर? आज सब कुछ ईशा बना रही है। ईशा? हाँ। अकेले? हाँ। ये तो पहली बार हो रहा है। मुझे भी यही लग रहा है। आकाश दोनों रसोई की तरफ देखते हैं। ईशा, क्या बना रही हो? अभी पता चल जाएगा। इतनी सारी कढ़ाइयाँ क्यों चढ़ी हुई है? क्योंकि आज सिर्फ एक सब्जी नहीं बनेगी। अच्छा, आपकी पसंद का शाही पनीर भी बन रहा है। अच्छा, सच में? हाँ, मम्मी जी के लिए लौकी की सब्जी कम मसाले वाली बनाई है। मेरी पसंद ही याद है तुम्हें। अब याद रखूंगी। दाल भी बन रही है, जीरा राइस भी, रायता भी, सलाद भी काट दिया है, और आखिर में गरम गरम फुलके बनाऊंगी। आज कोई त्योहार है क्या? नहीं। फिर आज इतनी तैयारी? क्या बिना किसी वजह के अपने घर वालों के लिए खाना नहीं बना सकती? बना सकती हो, बिल्कुल बना सकती हो। बस फिर? कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर एक एक करके सारे खाने के बर्तन सज जाते हैं। आकाश धीरे से नीलिमा से बात करता है। मम्मी। हाँ, आपको भी कुछ अलग लग रहा है। हाँ, आज से पहले ईशा ने कभी इतनी मेहनत से पूरा खाना नहीं बनाया। सही कह रहे हो। और आपने देखा? क्या? आज उसने एक बार भी झुंझलाकर बात नहीं की। मैंने भी यही महसूस किया। सुबह से ही उसका व्यवहार भी बदला हुआ है। हाँ, पहले तो रसोई में 5 मिनट भी रुकना उसे भारी लगता था, और आज देखो, बिना कहे सब कुछ कर रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अचानक ऐसा क्या हो गया। पता नहीं बेटा, कहीं मायके में कुछ हुआ तो नहीं? हो सकता है, लेकिन जो भी हुआ, उसने इसे सोचने पर मजबूर कर दिया है। मुझे तो आज ये पहले वाली ईशा से बिल्कुल अलग लग रही है। कारण जो भी हो, लेकिन जो बदलाव मैं आज देख रही हूँ वो बहुत अच्छा है। बस यही बदलाव हमेशा बना रहे।
भगवान करे ऐसा ही हो। आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं? कुछ नहीं। हम यही कह रहे थे कि आज हमारे घर के खाने में पहले से ज्यादा स्वाद आने वाला है। हाँ, ये तो है। चलिए खाना शुरू करिए आप लोग। सभी खाना खाते हैं। अब ईशा सबके साथ अच्छा व्यवहार करती है। 2 महीने हो गए थे। नीलिमा ईशा के पास जाती है। ईशा बेटा, आज तारीख देखी तो याद आया, तुम्हें यहाँ आए पूरे 2 महीने हो गए। जी, समय कितनी जल्दी निकल गया, पता ही नहीं चला। सही कह रही हैं आप। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। कौन सी बात? इन 2 महीनों में तुम एक बार भी अपने घर नहीं गई। मैं तो अपने घर में ही हूँ मम्मी जी। अरे मेरा मतलब अपने मायके नहीं गई। नहीं, सब ठीक तो है वहाँ। जी बिल्कुल ठीक है। फिर गई क्यों नहीं? क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि हर बार बिना वजह मायके भाग जाना ठीक नहीं होता। लेकिन बेटा, कभी कभी चले जाना चाहिए। आखिर वो भी तुम्हारा घर है। घर है, लेकिन हमेशा रहने की जगह नहीं। मतलब मायका मेरे लिए हमेशा सम्मान और अपनापन रहेगा, लेकिन मेरी जिम्मेदारी, मेरी पहचान और मेरा परिवार अब यही है। ये बात तुम्हारे मुंह से सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मैं समझती थी कि जहाँ मेरा मन करे, जितने दिन मन करे मायके में रह सकती हूँ, लेकिन अब समझ आया है कि शादी के बाद दोनों घरों का सम्मान करना पड़ता है। बिल्कुल सही। पहले मैं छोटी छोटी बात पर मायके चली जाती थी और सोचती थी कि यही सही है, लेकिन अब मैं भागकर नहीं, रिश्ते निभाकर जीना चाहती हूँ। भगवान हर बेटी को ऐसी समझ दे। मम्मी जी, हाँ बेटा, अब मैं बिना वजह मायके नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर तुम्हारी माँ बुलाएगी तो तब जरूर जाऊंगी। त्योहार होगा, कोई जरूरी काम होगा या उन्हें मेरी जरूरत होगी तो मैं बेटी बनकर दौड़ी चली जाऊंगी, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरा मन किया और मैं कई कई दिन वहां रह जाऊं। यही समझदारी है। माँ जी, पहले मैं रिश्तों का मतलब नहीं समझती थी। अब समझ गई हूँ कि हर रिश्ते की अपनी जगह होती है। सच कहूँ, मुझे तुम पर आज बहुत गर्व हो रहा है और मुझे इस बात का अफसोस है कि ये समझ मुझे पहले क्यों नहीं आई। देर से आई लेकिन अच्छी आई। माँ जी, हाँ, अब मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कौन सा घर? यही मेरा ससुराल। अब यही मेरा घर है। अब न मैं ससुराल छोड़ूंगी न मायके जाऊंगी।